नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पीजीडीसीए सेकेंड सेम के अंतर्गत आने वाला एक सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग विद ASP.NET के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा पांचों यूनिट यानी कि प्रोग्रामिंग विद ASP.NET के मोस्ट IMP क्वेश्चन जो कि पांचों यूनिट में आने वाले हैं। पांचों यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और किस यूनिट में क्या पूछा जाता है। सबसे पहले अगर बात करें यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट जो एक स्ट्रक्चर है वो HTML से रिलेटेड है। पूरे क्वेश्चन जो है HTML से रिलेटेड आते हैं यूनिट फर्स्ट में। इसी प्रकार से यूनिट सेकंड जो है वो कंट्रोल्स के बारे में है। ASP.NET में कौन कौन से कंट्रोल्स का प्रयोग किया जाता है, कौन से कंट्रोल्स हैं जिनका प्रयोग करके आप एक अच्छा वेब पेज तैयार कर सकते हैं, ये सारी जानकारी कंट्रोल्स के बारे में हम यूनिट सेकंड में पढ़ते हैं। इसके साथ ही यूनिट थर्ड की अगर बात करें तो यूनिट थर्ड में बात की गई है वैलिडेशन के बारे में। कौन कौन से वैलिडेशन रूल जो है, कौन कौन से वैलिडेशन कंट्रोल का प्रयोग हम अपने वेब पेज में कर सकते हैं ASP.NET के अंतर्गत, ये सभी चीजें यूनिट थर्ड के अंतर्गत पूछी गई हैं। और यूनिट फोर्थ में बताया गया है डेटाबेस के बारे में, किस प्रकार से आप वेब पेज को एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिविटी किस प्रकार से क्रिएट की जाती है, किस प्रकार से आप SQL या इनबिल्ट जो डेटाबेस होता है ASP.NET के अंतर्गत उसके माध्यम से आप एक वेब फॉर्म को तैयार करते हैं और किस प्रकार से डेटा जो है आप डेटा सेट से डेटाबेस में लेकर जाते हैं और वहां से फैच करते हैं। ये सारी जानकारी यूनिट फोर्थ के अंतर्गत आपको मिल जाएगी। और यूनिट फिफ्थ की अगर बात करें तो यहां पर XML यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। तो ये एक स्ट्रक्चर है कि यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट फिफ्थ तक के अंतर्गत प्रत्येक यूनिट में कौन कौन से मुख्य टॉपिक हैं जो कि इस कोर्स के अंतर्गत कवर किए गए हैं। तो यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन पांचों यूनिट का एक शॉर्ट में हमने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि पांचों यूनिट में कौन कौन सी यूनिट में कौन सा टॉपिक आपको मुख्य रूप से बताया जाने वाला है और कौन से टॉपिक हैं जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम की नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि अभी तक आपने ASP.NET की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि हमारा ऐप, जिस ऐप के माध्यम से आप अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, और यदि अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर अभी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में हमारा ये कोर्स ASP.NET भी लॉन्च हो चुका है। आप जिस प्रकार से स्क्रीन पर देख रहे हैं इस प्रकार से आपको उस ऐप के स्टोर में जाकर आपको ये कोर्स जो है वहां पर आसानी से मिल जाएगा। इस कोर्स के अंतर्गत हमने आपको क्या क्या दिया है, इस कोर्स में हम आपको कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल भी देंगे। प्रत्येक यूनिट के अंतर्गत आने वाली जो प्रत्येक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिलेबस के अनुसार, उन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियोस के माध्यम से भी समझाए जाएंगे। साथ ही साथ इसके नोट्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहां पर आपको मिल जाएंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी ऐप में। यदि अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से जाकर इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको ASP.NET, टैली और इस प्रकार से जितने भी कोर्सेज हैं जो कि आपके DCA फर्स्ट या सेकंड में या PGDCA फर्स्ट या सेकंड में आते हैं, वो सभी कोर्सेज आपको यहां पर इस ऐप के माध्यम से मिल जाएंगे। और प्रत्येक कोर्स में आपको वीडियो मिलेगा, नोट्स मिलेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में आने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहले HTML क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, यूनिट फर्स्ट में कंप्लीट जो बताया गया है वो HTML से संबंधित सारे प्रश्न आने वाले हैं। HTML क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से इसको लिखा जाता है, ये सारी चीजें आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ आपने HTML के बारे में PGDCA सेकेंड सेम के इंटरनेट सब्जेक्ट में या DCA सेकेंड सेम यदि आप कर रहे थे तो उसमें भी आपने इंटरनेट सब्जेक्ट के अंतर्गत HTML जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है। यहां पर HTML आपको मिल जाएगी ASP.NET की यूनिट
फर्स्ट के अंतर्गत क्या होता है HTML। जैसे कि आपको पता होगा HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये पहला प्रश्न यहां पर बन रहा है यूनिट फर्स्ट से कि HTML क्या है, इसको समझाइए। इसके अलावा हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं। अब HTML के प्रत्येक भाग को अलग अलग अगर हम समझते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इसमें से हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है उसको हमको समझाना होगा। इसके अलावा HTML के कौन कौन से वर्जन हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो HTML के विभिन्न वर्जन के बारे में जानकारी यहां पर देनी होगी। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आने वाला जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है HTML के एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट क्या कहलाते हैं। आपने एलिमेंट के बारे में पढ़ा होगा, आपने एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा होगा। यदि आपको एलिमेंट और एट्रीब्यूट की जानकारी नहीं है तो ऐप के अंतर्गत जो आपको कोर्स मिल रहा है उस कोर्स में ये सारी चीजें हमने वीडियो के माध्यम से आपको समझाई है। साथ ही साथ यहां पर जो मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूं, ये जो प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सारे के सारे प्रश्न नोट्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो यूनिट फर्स्ट में मुख्य रूप से जो है वो HTML के बारे में ही पूरी चर्चा की गई है। HTML के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं एलिमेंट, किस प्रकार से एलिमेंट को लिखा जाता है। इसके अलावा HTML में इमेज के एडिटर क्या होते हैं उसको समझाना है। इमेज एडिटर क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, आपने HTML में पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा तो हम आज के वीडियो में भी आपको समझाएंगे। साथ ही साथ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत वो है टैग और एट्रीब्यूट के बारे में। जैसे कि अभी हमने चर्चा की एलिमेंट के बारे में, उसी में हम बता रहे थे कि आपको HTML जो होता है उसमें एट्रीब्यूट भी प्रयोग किए जाते हैं। एट्रीब्यूट के साथ साथ बात कर रहे हैं यहां पर टैग की। HTML क्या होता है, एक छोटा सा ब्रीफ में आपको दे देता हूं। HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसके माध्यम से आप वेब पेज की डिजाइनिंग करते हैं। डिजाइनिंग करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के टैग्स का प्रयोग करना पड़ता है। कौन कौन से टैग होते हैं, HTML में बहुत सारे टैग का प्रयोग किया जाता है अलग अलग कार्यों के लिए। यदि आपको टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए आप अलग टैग का प्रयोग करोगे। यदि आपको किसी फॉन्ट को बदलना है तो उसके लिए अलग टैग का प्रयोग किया जाता है। इमेज लगाने के लिए अलग टैग होता है, इमेज टैग का प्रयोग किया जाता है। टेबल आपको बनानी है, आपको फॉर्म क्रिएट करना है। इस प्रकार से हर एक कार्य के लिए, हर एक डिजाइनिंग प्रोसेस के लिए आपको अलग अलग प्रकार के टैग का प्रयोग करना होता है और प्रत्येक टैग के कुछ एट्रीब्यूट भी होते हैं। जैसे बात करें अगर फॉन्ट टैग की, तो फॉन्ट टैग में उसकी साइज, उसका जो फॉन्ट का फेस होता है यानी कि स्टाइल होती है वो उसके एट्रीब्यूट में आएगा। बात करें टेबल टैग की, तो टेबल टैग के अंतर्गत उसकी रो, उसके कॉलम, उसकी बॉर्डर, उसकी हाइट, उसकी विड्थ, ये उसके एट्रीब्यूट के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से आप HTML के विभिन्न टैग कौन कौन से होते हैं और उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट आते हैं ये आपको इस प्रश्न के अंतर्गत समझाना होगा। इसके बाद बात करते हैं HTML के कुछ बेसिक टैग की। बेसिक टैग क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिस स्ट्रक्चर को कॉमन रूप से प्रत्येक टैग में इस्तेमाल किया जाता है, प्रत्येक वेब पेज की डिजाइनिंग में प्रयोग किया जाता है। तो वो इसका क्या कहलाता है, बेसिक टैग कहलाता है। बेसिक टैग में क्या आता है, स्ट्रक्चर होता है कि भाई HTML लगाना है, बॉडी लगाना है और इसका हेड लगाना है, टाइटल लगाना है। ये चार टैग जो होते हैं आपस में मिलकर इसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इन चार टैग को आपको हर बार हर वेब पेज की डिजाइनिंग में प्रयोग करना पड़ता है। तो ये इसके बेसिक टैग कहलाते हैं। किस प्रकार से इसको लिखना होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, ये आपको उस ऐप के अंतर्गत मिल जाएगा, उस वीडियो कोर्स के अंतर्गत मिल जाएगा। यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से मुख्य प्रश्न यहां पर ASP.NET के अंतर्गत पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। HTML डॉक्यूमेंट किस प्रकार तैयार करते हैं समझाइए। तो HTML डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए आप किस प्रकार से नोटपैड या किसी टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग करते हैं, उस टेक्स्ट एडिटर में किस प्रकार से आप टैग को लिखते हैं, टैग लिखने के बाद उसे सेव करने के लिए क्या किया जाता है। HTML डॉक्यूमेंट को जब आप नोटपैड में टैग के माध्यम से लिखते हैं, लिखने के बाद आपको उस नोटपैड की फाइल को जिसका एक्सटेंशन .txt होता है, जब आप इसे HTML के फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, एक वेब पेज के फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होता है, उस नोटपैड की फाइल को .html नाम के एक्सटेंशन के साथ सुरक्षित करना होता है, सेव करना होता है, जिससे क्या होता है वो नोटपैड की फाइल आपकी एक HTML फाइल यानी कि एक वेब पेज के रूप में
सुरक्षित हो जाती है और आपने जो भी टैग, जो भी आप कोड यहां पर HTML का प्रयोग करते हो उसके अनुरूप ही आपको वेब पेज दिखाई देने लगता है। तो यहां पर अगला प्रश्न था कि HTML डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो इसे बिल्कुल शुरुआत से आपको समझाना होगा कि आप किस प्रकार से HTML को टाइप करते हैं, नोटपैड को ओपन करते हैं, उसमें टैग लिखते हैं, टैग लिखने के बाद किस प्रकार से उसको सेव किया जाता है, .html किस प्रकार से लिखा जाता है, सेव करने के बाद इसे जब हम ओपन करते हैं तो ये वेब पेज के रूप में किस प्रकार से हमको दिखाई देती है। ये कंप्लीट प्रोसेस आपको इस प्रश्न के अंतर्गत बताना होगा। अगला प्रश्न यहां पर बात करेंगे वो है टेक्स्ट इंसर्ट कैसे किया जाता है। किसी HTML डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए कौन कौन से टैग का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से आप किसी फॉन्ट को बदल सकते हैं। तो यहां पर HTML के अंतर्गत बात कर रहे हैं किसी फॉन्ट टैग की। फॉन्ट टैग के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं जिसके माध्यम से आप किसी टेक्स्ट को लिख सकते हैं और लिखने के अलावा उसमें आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप उसका साइज चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट टैग का प्रयोग करके आप किसी टेक्स्ट को इंसर्ट और उसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है HTML के अंतर्गत कि HTML में इमेज टैग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यदि आप अपने वेब पेज में किसी इमेज को लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं वेब पेज में, आपने देखा होगा नॉर्मली बहुत सारे वेब पेज होते हैं, जब आप इंटरनेट का यूज करते हैं, आप वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं तो आपके सामने जो भी वेब पेज आता है उसमें कहीं ना कहीं आपको इमेज जरूर नजर आएगी। वो इमेज किस प्रकार से लगाई जाती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है IMG-SRC टैग का, यानी कि इमेज सोर्स टैग का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार से IMG-SRC टैग का प्रयोग करते हैं इसे भी आप कोर्स के अंतर्गत देख पाएंगे। मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो IMG टैग या इमेज टैग का प्रयोग हम HTML में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप किसी इमेज को अपने वेब पेज पर आसानी से दिखा पाओगे। यहां पर 10 प्रश्न की बात हो चुकी है। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे प्रश्न आपको सिलेबस के अनुसार ही मिल रहे हैं। ये सिलेबस में HTML यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है HTML में लिस्ट टैग का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। यदि आप अपने वेब पेज में किसी भी प्रकार की लिस्ट, किसी भी प्रकार की तालिका बनाना चाहते हैं जिसमें आपको नंबर वाइज सारी चीजें लगानी है 1 2 3 4, या फिर आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट में किसी चीज को लगाना है जिसमें किसी भी प्रकार का क्रम नहीं होता, तो वहां पर आप बुलेट्स का प्रयोग करते हैं। आपने MS वर्ड में भी पढ़ा होगा, बुलेट्स एंड नंबरिंग होती है जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार की लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। तो यदि हम अपने वेब पेज में लिस्ट तैयार करना चाहते हैं, वेब पेज में हम आपको एक लाइन से चीजों को दिखाना चाहते हैं, किसी टॉपिक को दिखाना चाहते हैं, तो वो ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड किस प्रकार से आपको दिखाना है उसे भी आप HTML के माध्यम से आसानी से तैयार कर सकते हो। लिस्ट टैग का प्रयोग HTML के अंतर्गत किसी भी प्रकार की लिस्ट को तैयार करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हाइपरलिंक का प्रयोग कैसे करते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक का प्रयोग करके आप किसी एक टेक्स्ट को या किसी एक इमेज को किसी दूसरे वेब पेज, किसी दूसरे टेक्स्ट, किसी दूसरे इमेज या किसी दूसरे अन्य वेबसाइट तक इसे लिंक कर सकते हैं, ताकि आप किसी एक ऑप्शन पर, किसी एक बटन पर क्लिक करें तो आप किसी दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएं। जैसे ही आप इंटरनेट का प्रयोग करते हो, इंटरनेट पे आपने देखा होगा, आप गूगल पे कोई चीज भी सर्च करते हो तो आपके सामने ब्लू कलर की बहुत सारी लिंक आ जाती है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आप उस लिंक से रिलेटेड पर्टिकुलर किसी दूसरे वेब पेज में पहुंच जाते हो। तो वो लिंक के माध्यम से कैसे आप वहां पर पहुंचते हो, उसका कारण है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक एक ऐसा टैग होता है जिसके माध्यम से आप एक पेज से दूसरे पेज में आसानी से जा सकते हो, वहां पर रीडायरेक्ट हो सकते हो। तो ये काम हाइपरलिंक टैग का होता है। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आने वाला अगला प्रश्न है HTML टेबल का बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करते हैं। किसी भी टेबल के अंतर्गत यदि आपको बैकग्राउंड कलर सेट करना है, या तो सिर्फ टेबल की बात ना करें, यदि हमको किसी वेब पेज के अंतर्गत उसका बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो उसके लिए भी आपको टैग का प्रयोग करना होता है। वो टैग क्या होता है, BG कलर टैग होता है। BG कलर से क्या होता है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। तो ये टैग HTML के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए, जो कि है BG कलर टैग। अगला प्रश्न है टेबल टैग को कैसे प्रयोग करते हैं। टेबल टैग को समझाइए, क्या होता है टेबल टैग। यदि आप अपने वेब पेज में किसी भी प्रकार की टेबल बनाना चाहते हैं, टेबल में मुख्य रूप से क्या प्रयोग होता है, रो एंड कॉलम का प्रयोग होता है। तो आप किस प्रकार से रो एंड कॉलम बनाते हैं, तो इसके लिए टेबल टैग यूज होता है। टेबल टैग के साथ साथ इसमें TR और TD यानी कि टेबल रो और टेबल डेटा टैग का भी प्रयोग हम इसके अंतर्गत करते हैं टेबल के निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है।
टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए जैसे कि पहले हमने चर्चा की थी, किसी टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए फॉन्ट टैग का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत आप फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं, उसको कलर को चेंज कर सकते हैं और उसके स्टाइल को यानी कि उसके फेस को भी चेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है HTML में फ्रेम सेट टैग को समझाइए। क्या होता है फ्रेम सेट टैग? आपने फॉर्म पढ़ा होगा, फॉर्म में या टेबल में आप अलग अलग भाग बना लेते हो किसी वेब पेज के अंतर्गत। एक ही वेब पेज के अंतर्गत यदि आपको एक से ज्यादा भाग डिवाइड करने तो हम उसे फ्रेम सेट के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो फ्रेम सेट टैग का प्रयोग कैसे किया जाता है इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे, और साथ ही साथ आपको इस ऐप के अंतर्गत, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस ऐप में आपको इस कोर्स के अंतर्गत आने वाले ये सारे प्रश्नों के आंसर भी वहां पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है फॉर्म टैग क्या होता है? फॉर्म टैग का प्रयोग किया जाता है HTML के अंतर्गत किसी भी प्रकार के फॉर्म को बनाने के लिए। अब आप फॉर्म को जानते हैं, क्या होता है फॉर्म? जिसमें टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग होता है, रेडियो बटन होती है, चेक बॉक्स होता है, बटन कंट्रोल होता है। इस प्रकार से इन सभी जो टूल्स हैं उनका प्रयोग करके आप एक फॉर्म को तैयार कर सकते हो। तो HTML में भी हम इन सभी फॉर्म टैग का इस्तेमाल करके रेडियो बटन, चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, बटन कंट्रोल, इन सभी को फॉर्म टैग के अंतर्गत लगा सकते हैं और एक फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो HTML के अंतर्गत फॉर्म टैग अगला प्रश्न था। ASP.NET के अंतर्गत यूनिट सेकंड की अगर बात करते हैं तो यूनिट सेकंड में आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो सबसे पहला है यहाँ पर ASP.NET की विभिन्न विशेषताओं और उसके ऑब्जेक्ट को समझाइए। तो यूनिट फर्स्ट में हमने बात की थी HTML के बारे में। अब यूनिट सेकंड से हम शुरुआत करते हैं कि ASP.NET एक्चुअली में होता क्या है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, इसका IDE क्या होता है यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, कौन कौन से कंट्रोल इसमें पाए जाते हैं, ये सारी जानकारी आपको देनी है। ASP की विभिन्न विशेषताओं और उसके ऑब्जेक्ट के बारे में इसके अंतर्गत आपको ये सारी चीजें समझानी होंगी। यदि क्वेश्चन आता है ASP से रिलेटेड, ASP की डिटेल समझाना है, तो किस प्रकार से आप ASP का प्रयोग करते हो, ASP होता क्या है, ASP.NET का प्रयोग हम कितने इसके वर्जन होते हैं और किस प्रकार से वेब फॉर्म इसमें क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें आपको ASP की इंट्रोडक्शन में समझाना होगा। इसके बाद बात करें कंट्रोल्स की कि ASP.NET के अंतर्गत कौन कौन से कंट्रोल आते हैं, तो विभिन्न प्रकार के कंट्रोल्स के बारे में आपको यूनिट सेकंड के अंतर्गत बताया जाएगा कि यूनिट सेकंड में कौन कौन से कंट्रोल होते हैं। अब आपने देखा होगा चेक बॉक्स कंट्रोल होता है, रेडियो बटन कंट्रोल होता है, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल होता है। किस प्रकार से आप अपने वेब फॉर्म में इन सभी कंट्रोल्स का यूज करते हो, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है, किस प्रकार से आप वेब फॉर्म को सेट करते हो, ये मुख्य क्वेश्चन है यूनिट सेकंड के अंतर्गत। तो यूनिट फर्स्ट में HTML बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, HTML ही आएगा। और यूनिट सेकंड से अगर बात करो तो यूनिट सेकंड में ASP क्या होता है और इसके मुख्य कंट्रोल कौन कौन से होते हैं, जिनको आपको यूनिट सेकंड के अंतर्गत समझाना होगा। यहां पर डायनेमिक वेब पेज पर टिप्पणी लिखिए। डायनेमिक वेब पेज क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना होगा वेब पेज क्या होता है। वेब पेज के बाद इसमें दो चीजें आती हैं। वेब पेज दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक होता है स्टैटिक वेब पेज होता है, एक होता है डायनेमिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज क्या होता है, जिसमें आपको सारी जानकारी स्थायी रूप से दिखाई देती है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन डायनेमिक वेब पेज में क्या होता है कि लगातार इसमें बदलाव हो सकता है और इसमें नई नई चीजें आप अपडेट करते रहते हैं। इसमें आपको हाइपरलिंक मिल जाएगी, इसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे, इसमें आपको अलग अलग प्रकार के कंट्रोल्स का प्रयोग करने के लिए मिल जाएगा, जो कि लगातार बदलता रहता है। तो ये डायनेमिक वेब पेज को किस प्रकार से बनाया जाता है, इसकी पूरी प्रोसेस आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत लिखना होगा। IIS क्या होता है, मुख्य क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ASP.NET के अंतर्गत कि IIS क्या होता है। इस प्रश्न को यदि आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप अभी ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप के अंतर्गत आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स में डिटेल में हमने आपको समझाया है कि IIS क्या होता है और इसके अलावा आने वाले विभिन्न प्रश्नों को भी हमने वहां पर वीडियो के माध्यम से प्लस नोट्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। यूनिट सेकंड के अंतर्गत आने वाला अगला प्रश्न है वेब फॉर्म तथा वेब फॉर्म कंट्रोल के बारे में समझाइए। क्या होते हैं वेब फॉर्म, किस प्रकार से आप एक वेब फॉर्म को ऐड करते हो अपने एनवायरनमेंट में, किस प्रकार से वेब फॉर्म को तैयार किया जाता है और कौन कौन से कंट्रोल होते हैं वेब फॉर्म में लगाने के लिए। यह इस यूनिट का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा वेब सर्वर को समझाइए। वेब पेज कंट्रोल पर बटन कंट्रोल, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को कैसे यूज करते हैं। तो जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था, यूनिट सेकंड के अंतर्गत आने वाला जो मुख्य प्रश्न है वो कंट्रोल्स से रिलेटेड है।
तो आपको यहां पर समझाना होगा कि कौन कौन से बटन कंट्रोल को कैसे यूज कर रहे हैं, चेक बॉक्स कंट्रोल होता है, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल होता है, किस प्रकार से आप इन कंट्रोल्स का प्रयोग अपने वेब फॉर्म में करते हो। यूनिट सेकंड के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ASP.NET क्या होता है और इसमें प्रयोग होने वाले विभिन्न कंट्रोल्स के बारे में समझाइए। तो ये प्रश्न आप एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको महत्वपूर्ण रूप से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब बात करेंगे यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में आने वाला जो मुख्य प्रश्न है वो है वैलिडेशन के बारे में। जैसे कि शुरुआत में वीडियो के हमने आपको बताया था, वैलिडेशन यूनिट थर्ड से पूछा जाता है। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, वैलिडेशन कंट्रोल कौन कौन से होते हैं, क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होता है, सर्वर साइड वैलिडेशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में आपको समझाना होगा। दोनों में आप अंतर भी बता सकते हैं कि क्या क्लाइंट साइड में क्या होता है और सर्वर साइड में क्या होता है, इन दोनों में मुख्य डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें भी आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ यूनिट थर्ड के अंतर्गत आने वाला अगला जो प्रश्न है वो है फॉर्म वैलिडेशन के बारे में। फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है, जैसे कि अभी हम बात करते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन की, सर्वर साइड वैलिडेशन की, इसी प्रकार से यहाँ पर बात हो रही है फॉर्म वैलिडेशन की क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि वैलिडेशन क्या होता है ना। वैलिडेशन का क्या मतलब होता है, देखिए सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि वैलिडेशन क्या होता है। आपने नाम सुना होगा, वैलिडिटी सुनी होगी आपने। वैलिडिटी का मतलब क्या हुआ कि आपके मोबाइल की वैलिडिटी जो है इस तारीख तक खत्म हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक कंट्रोल लगाया जा रहा है, एक जानकारी आपको दी जा रही है कि यदि आप इस तारीख के पहले रिचार्ज करते हैं तो आप बात कर पाएंगे, अन्यथा आप बात नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको एक बाउंडेशन लगा दिया गया है, आपको वैलिडेशन चेक करवाया जा रहा है कि क्या आपने वो चीज की है या नहीं की है। अगर नहीं की है तो आपके साथ जो उसके कंट्रोल में नहीं है जो चीजें, उसके बाद क्या होने वाला वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। वैलिडेशन का मतलब भी यही होता है कि कुछ नियमों के आधार पर जब आप किसी जानकारी को आप अपडेट करते हो, यहां पर वैलिडेशन का प्रयोग किया जाता है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होते हैं, आपने क्लाइंट और सर्वर सुना होगा। क्लाइंट का मतलब क्या होता है, वो साइड जहां पर यूजर काम कर रहा है। सर्वर क्या होता है, वो साइड जहां पर सारी जानकारी, डेटाबेस जहां पर स्टोर हो रहा है, जहां पर सारी जानकारी स्टोर हो रही है। तो ऐसे नियम, ऐसे रूल्स, ऐसे वैलिडेशन जो क्लाइंट के साइड लगाए जाते हैं, जो आपके ब्राउजर में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कुकीज के बारे में बात करते हैं, कुकीज होता है, या आप किसी डेटा को लॉगिन करते हैं तो आप वहां पर जानकारी को सुरक्षित कर लेते हैं, आप उसमें बुकमार्क कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपके क्लाइंट साइड में, आपके सिस्टम में सुरक्षित हो जाती हैं। तो ये क्या कहलाती है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन कहलाती है। सर्वर साइड वैलिडेशन की बात करें, क्या होता है, जहां पर आपकी जानकारी सर्वर पर स्टोर होती है। जैसे सेशन होता है, अब सेशन के बारे में और डिटेल में आपको जानकारी लेना है तो आप ASP.NET के इस जो कोर्स है जो कि हमारे ऐप में है उसे आप डाउनलोड कीजिए और वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मुख्य प्रश्न है वैलिडेशन कंट्रोल यूनिट थर्ड के अंतर्गत। फॉर्म वैलिडेशन की बात करेंगे, मल्टी फॉर्म वेब प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के विभिन्न चरण बताइए। तो यहाँ पर मल्टी फॉर्म वेब प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ, ASP.NET के अंतर्गत आप किसी प्रोजेक्ट को कैसे तैयार करते हो, जिस प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा वेब फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा हो, इसे कहते हैं मल्टी फॉर्म वेब प्रोजेक्ट। तो आप मल्टी फॉर्म वेब प्रोजेक्ट किसी ASP.NET वेब प्लेटफॉर्म के अंतर्गत किस प्रकार से तैयार करते हो, ये आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझाना होगा, कंप्लीट ट्यूटोरियल देना होगा कि भाई किस प्रकार से आपने ASP.NET का यूज कर रहे हो, किस प्रकार से आप विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हो, किस प्रकार से आप डेटाबेस कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करते हो, किस प्रकार से डेटा को आप इंसर्ट करते हो, डिलीट करते हो, अपडेट करते हो, एडिट करते हो। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मल्टीफॉर्म वेब प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के अंतर्गत समझाना होगा। अगला प्रश्न यूनिट थर्ड के अंतर्गत आता है, एड रोटेटर कंट्रोल क्या होता है। ऐसे और भी कंट्रोल होते हैं जो आपको ASP.NET के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। उन सभी कंट्रोल्स की जानकारी आपको इस कोर्स के अंतर्गत मिल जाएगी। यहां पर मुख्य जो प्रश्न बता रहे हैं हम आपको, एड रोटेटर कंट्रोल क्या होता है, सर्वर साइड वैलिडेशन को समझाइए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने यहां पर समझा था क्लाइंट साइड वैलिडेशन के बारे में, सर्वर साइड वैलिडेशन के बारे में। तो वही प्रश्न यहां पर आ रहा है कि सर्वर साइड वैलिडेशन को विस्तार में आपको समझाना है। क्या होता है सर्वर साइड वैलिडेशन, क्या क्या इसके कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के अंतर्गत क्या होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर समझानी होगी। अगला प्रश्न है, ASP.NET में इंटरनेट एक्सप्लोरर कंट्रोल क्या होता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एड रोटेटर कंट्रोल के अंतर्गत आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कंट्रोल मिलेंगे ASP.NET के अंतर्गत, जो आपके वेब पेज को और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। एड रोटेटर कंट्रोल का प्रयोग जिस प्रकार से किया जाता है, किसी बाहर की तरफ से यदि आप कोई इमेज, कोई एड लगाना चाहते हैं अपने वेब पेज पर, तो वहां पर
ऐड रोटेटर कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है ऐड को लगाने के लिए। इसी प्रकार से इंटरनेट एक्सप्लोरर कंट्रोल क्या होता है उसको उदाहरण सहित समझाइए। यूनिट 3 में आने वाला मुख्य रूप से जो पूरा प्रश्न कवर किया गया है वो है कंट्रोल्स और वैलिडेशन के बारे में। अब बात करेंगे यूनिट 4 की। यूनिट 4 में आने वाला सबसे मुख्य प्रश्न है वो है डेटा एडॉप्टर क्या होता है। डेटा एडॉप्टर, डेटा रीडर क्या होते हैं, डेटा सेट क्या होता है, ये तीनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और ये तीनों को आपको डिटेल में बताना है कि ये तीनों होते क्या हैं। चाहे हम बात करें डेटा एडॉप्टर की, चाहे हम बात करें डेटा सेट की, चाहे हम बात करें डेटा रीडर की, ये तीनों किस प्रकार से कार्य करते हैं, उन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ये तीनों चीजें आपको बतानी होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें और क्या है इसमें, डेटा बाउंड कंट्रोल से आप क्या समझते हैं, क्या होता है डेटा बाउंड करना, ADO.NET का प्रयोग करके ASP.NET में कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। मुख्य रूप से यूनिट 4 के अंतर्गत जो प्रश्न आने वाले हैं वो है आपको डेटाबेस की कनेक्टिविटी से रिलेटेड, कि डेटाबेस यदि आप तैयार कर रहे हैं, आप SQL डेटाबेस ले रहे हैं या आप कोई इनबिल्ट डेटाबेस का प्रयोग कर रहे हैं, आप ओरेकल का प्रयोग कर रहे हैं, आप किसी भी प्रकार के डेटाबेस का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस डेटाबेस को, उस SQL को, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज को आप किस प्रकार से अपने वेब फॉर्म में, अपने वेब पेज में, अपने ASP.NET के प्रोजेक्ट में कनेक्ट करते हैं, उससे कनेक्टिविटी किस प्रकार से की जाती है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पर समझाना होगा। अगला प्रश्न है यूनिट 4 के अंतर्गत कि डेटा सेट और डेटा रीडर में क्या अंतर होता है। तो जैसे कि मैंने पहले प्रश्न में भी आपसे डिस्कस किया कि डेटा एडॉप्टर, डेटा सेट और डेटा रीडर, इन तीनों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। एक तो आप इनके डेफिनेशन बताएंगे सबसे शुरुआत में कि भाई तीनों होता क्या है, उसके बाद इन तीनों में मुख्य अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है डेटा सेट और डेटा रीडर में, क्या अंतर होता है डेटा एडॉप्टर में और डेटा सेट में। इन सभी चीजों को कोर्स के अंतर्गत हमने डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। वहां पर जाकर आपको ये सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी कि डेटा एडॉप्टर क्या होता है, डेटा सेट क्या होता है, डेटा रीडर क्या होता है। डेटा सेट का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। क्या होता है डेटा सेट, कि यदि आप डेटाबेस से कोई जानकारी डेटा सेट तक लेके आते हैं, डेटा सेट क्या करता है, उन सभी जानकारी को जो कि डेटाबेस में होती है उन सभी को स्टोर करता है। यानी कि डेटा सेट जानकारियों को स्टोर और फेच करने का काम कर रहा है, लेकिन किसके थ्रू, डेटा एडॉप्टर के थ्रू। डेटा एडॉप्टर ही वो चीज होती है जिसके माध्यम से आप इंसर्ट, डिलीट, अपडेट कर सकते हैं। किस प्रकार से किया जाता है ये आपको कोर्स के अंतर्गत डिटेल में वहां पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। ASP.NET के अंतर्गत यूनिट 5 में आने वाला मुख्य प्रश्न है XML यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के बारे में। XML के अंतर्गत SOAP कंट्रोल क्या होता है, WHDL कंट्रोल क्या होता है, क्या प्रयोग होता है SOAP का, WHDL का क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। साथ ही साथ ASP.NET में वेब सर्विसेज का प्रयोग के बारे में बताइए। वेब सर्विसेज क्या होती है, किस प्रकार से वेब सर्विसेज का प्रयोग किया जाता है। XML को परिभाषित कीजिए, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है या HTML से किस प्रकार से भिन्न होती है। यहाँ पर XML का प्रयोग हम कर रहे हैं, फुल फॉर्म क्या बताया हमने, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पर शब्द प्रयोग किया जा रहा है जैसे कि HTML में भी किया जाता था, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो XML भी एक प्रकार की मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन यह HTML से बिल्कुल भिन्न होती है। इसमें कुछ अंतर होते हैं HTML में और XML में। क्या अंतर होते हैं, किस प्रकार से दोनों एक दूसरे से अलग होती है और इन दोनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये कंप्लीट जानकारी आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत देना होगा कि XML को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है यूनिट 5 के अंतर्गत स्टेट मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं। बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टेट मैनेजमेंट, इसको बहुत ही डिटेल में हमने यहाँ पर समझाया हुआ भी है इस कोर्स के अंतर्गत स्टेट मैनेजमेंट को, कि क्या होता है स्टेट मैनेजमेंट, कितने प्रकार का होता है स्टेट मैनेजमेंट। तो इसे आपको बहुत ही अच्छे से लिखना होगा, इसे आपको समझना होगा। यदि आप इस प्रश्न को और डिटेल में समझना चाहते हैं, इसके आंसर को डिटेल में समझना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं कि कौन कौन से स्टेट मैनेजमेंट होते हैं, तो आप अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार से आप इस कंप्लीट कोर्स को देख सकते हैं, किस प्रकार से इस कोर्स के अंतर्गत क्या क्या आपको प्रश्न बताए गए हैं, जिसके आंसर आपको डिटेल में वीडियो के माध्यम से और नोट्स के माध्यम से समझाए जाएंगे। अगला प्रश्न है XML क्या होता है, इसमें .NET मेटा लैंग्वेज के रूप में किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। तो XML का प्रयोग किस प्रकार से आप अपने वेब पेज में, वेब फॉर्म में करते हैं, ये सारी जानकारी आपको यूनिट 5 के अंतर्गत लिखनी होगी। तो मुख्य रूप से अगर बात करें, हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, तो यहां पर यूनिट 5 के अंतर्गत क्या पूछा जा रहा है, XML के बारे में कंप्लीट जानकारी पूछी जा रही है। यूनिट 4 में डेटाबेस रिलेटेड सारी जानकारी आ रही है। यूनिट 3 में आपको पूछा जा रहा है
वैलिडेशन के बारे में, क्या होता है वैलिडेशन, यूनिट सेकंड में कंट्रोल्स के बारे में, और यूनिट फर्स्ट में HTML के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये पांचों यूनिट का एक ओवरव्यू है जिसके अंतर्गत आपको इन सभी चीजों को डिटेल में पढ़ना होगा। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी यूनिट से ये जो टॉपिक मैंने आज आपको बताए हैं, इन सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यही टॉपिक है जो आने वाली परीक्षा में आपको पास कराएंगे। इन्हीं सभी प्रश्नों के आंसर यदि आपको बहुत अच्छे से आ जाते हैं तो आप आसानी से ASP.NET के पेपर को क्रैक कर लेंगे, आप उसे बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे।